हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो यह जो क्लास है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में। यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ामों के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट यह मत सोचिएगा कि यह क्लास काफ़ी डीप है, क्योंकि अब यूके ट्रिपल एससी में भी बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए भी यह काफ़ी हेल्पफुल है और यूकेपीएससी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, सभी तरह के एग्ज़ामों के लिए। इसमें हम ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पहले कमिश्नरों को देखेंगे, फिर उसके बाद उनकी जो यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके बाद जो उन्होंने भूमि सुधार किए थे, उसके बाद न्याय व्यवस्था की थी क्या थी, राजनीति में क्या सुधार किए थे, इन सभी तथ्यों को हम इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हम जब हम जीएस की स्टडी करते हैं, जहाँ सामान्य अध्ययन का पोर्शन देखते हैं, उसमें हम हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं जीएस में, वहाँ पर हम आधुनिक 3 सेक्शन में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम इसमें एक तरह से उत्तराखंड में जो आधुनिक इतिहास उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। एक एक तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रखिएगा। कुछ तथ्य आपको इसमें पहले से मालूम होंगे और कुछ तथ्य आपको नए भी इसमें पता चलेंगे, और काफ़ी हम इनको समझते हुए इन्हें यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यह जो क्लास है, इसमें जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को यह राज्य स्थापित हुआ था, आप भी जानते हैं। तो 1815 में जब अंग्रेज़ों ने क्या करा था, गोरखों को पराजित कर दिया था, आप भी जानते हैं। गोरखों को पराजित करने के बाद पश्चात उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य प्रारंभ हुआ। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी शासन का यहाँ पर प्रारंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वह महारानी ने जब 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया का जो शासन था वह समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो शासन किसका आ गया था, यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का आ गया था। तो उत्तराखंड में जो शासन की शुरुआत हुई थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि महारानी का जो शासन लगा था, जो पूरे देश में जो लागू हुआ था, वह 1858 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो एक्ट आया था, उसके द्वारा रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी जो अधिकार थे वह छीन लिए थे। केवल व्यापारिक अधिकार छोड़ के समस्त जो प्रशासनिक अधिकार थे, राज संबंधी अधिकार थे, वो सब छीन लिए थे। तो उत्तराखंड में जो शासन की प्रारंभ हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शुरू हुई थी। यह तथ्य आप ध्यान रखना है आपको, ना कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो एक तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब हम हेनरी रैमजे कमिश्नर थे, जो उनके काल को देखेंगे, तो उनके काल में जब 1857-58 के बाद जो है, तब यहाँ पर महारानी का शासन एक तरह से लागू हुआ था। तो इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, दो शब्द लिखे हुए हैं। उत्तराखंड में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया गोरखों से छीन करके, तो उन्होंने गढ़वाल को उन्होंने क्या करा, इसको उत्तराखंड के पश्चात गढ़वाल को 2 भागों में विभक्त किया था। किसमें विभक्त किया था? उत्तराखंड को जब उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने गढ़वाल को 2 भागों में विभक्त किया। किस किस में? ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में उन्होंने गढ़वाल को विभक्त किया। यहाँ पर करने के पश्चात ब्रिटिश गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल यह जो क्षेत्र उन्होंने विभाजित किए, अलकनंदा, जब माना ये अलकनंदा नदी बह रही है, अलकनंदा नदी के पूर्वी इस तरफ का जो एरिया है उसको ब्रिटिश गढ़वाल कहा, और पश्चिमी जो एरिया है उसको क्या कहा? टिहरी गढ़वाल। इस तरह से बांटा इन दोनों क्षेत्रों को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में उन्होंने इस क्षेत्र को बांट दिया था। तो ब्रिटिश गढ़वाल को उन्होंने क्या करा? कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित कर लिया था। ब्रिटिश गढ़वाल को जब उन्होंने बांटा, यहाँ पर कब्जा किया, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में बांटा। अलकनंदा जो नदी थी उसके पूर्वी भाग को ब्रिटिश गढ़वाल कहा तथा उसके पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा। तो टिहरी गढ़वाल में तो ब्रिटिश गढ़वाल को उन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर लिया। तत्पश्चात जो टिहरी गढ़वाल था, यहाँ पर फिर से परमार वंश की स्थापना उन्होंने कर दी। फिर से परमार वंश की स्थापना कर दी थी, जो गोरखों की वजह से कहीं ना कहीं स्थापित हो गई थी। तो यह हम राजनीतिक जो इतिहास है बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने कुछ डिटेल में नहीं जाना है। तो हमें यह जानना है कि प्रग्रहण के पश्चात जब उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया, अधिकार करने के पश्चात ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में बांटा गढ़वाल को, और ब्रिटिश गढ़वाल में अलकनंदा का पूर्वी भाग और टिहरी गढ़वाल अलकनंदा का पश्चिमी भाग, ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नरी में, और यहाँ परमार वंश की नींव रख दी।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं जैसे कुमाऊं कमिश्नरी में प्रारंभ में क्या थे, कुमाऊं कमिश्नरी में केवल 3 ज़िले थे। कुमाऊं कमिश्नरी में प्रारंभ से ही क्या थे, 3 ज़िले थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला कौन सा था, अल्मोड़ा और क्या ब्रिटिश गढ़वाल जो थे, यह 1839 में इनका गठन किया गया था। अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल का 1839 में, 3 कुमाऊं कमिश्नरी में 3 ज़िले थे। जैसे कौन कौन से, अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल थे, यह 1839 में इनका गठन किया गया था तथा नैनीताल जो ज़िला था इसका 1891 में गठन किया गया। आगे देखते हैं, ब्रिटिश कुमाऊं जो क्षेत्र था, ब्रिटिश कुमाऊं, देखिए हमने गढ़वाल की बात कर ली, गढ़वाल को उन्होंने टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल में बांट दिया। अब जो ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र था उनको उन्होंने पहले से ही 1815 से ही यहाँ गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में उन्होंने क्या किया, इस पर शासन करना चालू किया। गैर विनियमित जो क्षेत्र होता है यह कैसा होता है, गैर विनियमित क्षेत्र यह ऐसा क्षेत्र होता है, मतलब ऐसा क्षेत्र है जिस पर बंगाल प्रेसिडेंसी के रूल लागू नहीं होते थे। मतलब ऐसा है गैर विनियमित क्षेत्र। 1815 से ही यह प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि ब्रिटिश कुमाऊं जो था उसको अंग्रेजों ने 1815 में किस रूप से, मतलब 1815 से किस रूप से उन्होंने इसको क्षेत्र को शासित किया, तो गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में उन्होंने इसको शासित किया था 1815 से ही। और गैर विनियमित क्षेत्र क्या होता है इसको हम जानते हैं। तो जैसे ये उत्तराखंड है माना और ये हमारा क्या है, भारत है। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो था यह नियम बनाता था संपूर्ण भारत के लिए। तो यह नियम जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र पर नियम लागू, मतलब जो ब्रिटिश कुमाऊं था उस पर यह नियम लागू नहीं होते थे, कुमाऊं क्षेत्र पर यह नियम लागू नहीं होते थे। यह जो बंगाल प्रेसिडेंसी जो पूरे भारत के लिए नियम बनाती थी वह ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र पर लागू नहीं होते थे और इसलिए इसको गैर विनियमित क्षेत्र कहा गया था। गैर विनियमित जो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो यहाँ पर रूल थे वह लागू नहीं होते थे, इसलिए इसको गैर विनियमित क्षेत्र कहा गया था, या इसको नॉन रेगुलेशन प्रांत भी हम इसको कह सकते थे। और मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के रूल यहाँ पर मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं होते थे इसलिए। और जो गैर विनियमित क्षेत्र में जो जिला प्रमुख होता था पूरे ज़िले का, उसको क्या कहते थे, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे ब्रिटिश कुमाऊं को गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में 1815 से ही इन्होंने शासित करना शुरू किया। मतलब यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी के नियम नहीं लागू होते थे, जो इस क्षेत्र के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वह अपने नियम बनाते थे एक तरीके से। तो यहाँ जो जो जिला प्रमुख होता था उस जिला प्रमुख को गैर विनियमित क्षेत्र के क्या कहते थे, प्रारंभ में पहले स्टार्टिंग में कहते थे सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर, बाद में डिप्टी कमिश्नर उसको कहा जाने लगा गैर विनियमित क्षेत्र के जिला प्रमुख को। और गैर विनियमित क्षेत्र हमारा ब्रिटिश कुमाऊं था प्रारंभ से ही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेगुलेशन प्रांत, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, और नॉन रेगुलेशन प्रांत, यही चीज़ नीचे आ जाएगी जो रेगुलेशन प्रांत वाली है ऊपर। तो नॉन रेगुलेशन प्रांत, जो रेगुलेशन प्रांत होता था कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या होते थे, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के वह अधीन रखा जाता था। ध्यान रखिएगा रेगुलेशन, और हमारा जो क्या था यह नॉन रेगुलेशन प्रांत था, यह जो क्षेत्र था नॉन रेगुलेशन प्रांत था। तो इस वजह से इसको क्या कहा, इसका जो प्रमुख होता था नॉन रेगुलेशन प्रांत का, उसे चीफ कमिश्नर कहा जाता था। यह ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन प्रांत के जो प्रमुख होते थे उन्हें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता था, और नॉन रेगुलेशन प्रांत का जो क्या कहा जाता था उसके प्रमुख को चीफ कमिश्नर। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश प्रशासनिक, ये एक जनरल आइडिया था हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। तो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर में हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें जो ट्रेल थे जिनको 1817 में कमिश्नर बनाया गया था, उनसे लेकर के रेमजे जिन्हें 1884 तक वो थे, मतलब 1800 यहाँ पर वह बने थे 1856 से 84 तक रहे थे। तो 1817 से 1884 तक का जो समय है, इस काल को हमें पढ़ना पड़ता है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि यही नियम फिर आगे भी लागू रहे। तो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में ट्रेल से रेमजे तक का कार्यकाल हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे ट्रेल के बारे में जानते हैं। तो यह कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे। तो दूसरे कमिश्नर मतलब ब्रिटिश प्रशासन की वास्तविक आधारशिला इन्हीं के ट्रेल ने रखी थी। इनका कार्यकाल क्या था, जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक। ध्यान रखिएगा, ट्रेल ने ही ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला यहाँ पर रखी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ हमारे जो कुमाऊं क्षेत्र में, हमारे जो यह क्षेत्र था उत्तराखंड क्षेत्र में, ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला किसने रखी थी, जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक इनका कार्यकाल था, ट्रेल ने रखी थी। और यह हमारे दूसरे कमिश्नर थे। अब थोड़ा सा पहले कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर जी थे, इनको भी जान लेते हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है, एडवर्ड गार्डनर जो थे यह मई 1835 में नियुक्त किए गए थे।
देख सकते हैं एडवर्ड गार्डनर, मई 1835 में इनकी नियुक्ति हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह डेट है जो आपने पढ़ा। हम जो युद्ध है, हम जब मतलब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे उत्तराखंड का, तो वहाँ पर इन युद्धों की चर्चा भी करेंगे। तो जब संगोली संधि हो गई थी उसके बाद इन्हें मई 1815 में यहाँ का क्या किया गया, एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल केवल 9 महीने का रहा, मतलब ये केवल 9 महीनों का ही संक्षिप्त कार्यकाल रहे। और इस संक्षिप्त कार्यकाल में भी यह कोई विकास का काम नहीं कर पाए, यह राजनीतिक गतिविधियों में ही लगे रहे। इसके बाद इन्हें क्या कर दिया गया, काठमांडू कोर्ट में इनको मतलब जब संगोली की संधि की पुष्टि हो गई गोरखाओं से, मतलब गोरखा युद्ध के पश्चात संगोली की संधि की पुष्टि जैसे हुई, तो गार्डनर को काठमांडू जो कोर्ट था उसमें कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार मतलब वहाँ मतलब उनको नियुक्त कर दिया गया। यह आदेश एक तरह से दे दिया गया कि अब वह वहाँ के राजनीतिक एजेंट कंपनी के रहेंगे काठमांडू कोर्ट में। तो इस तरह से थे। अब हम यहाँ पर ट्रेल के जो कार्यकाल था उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण इनका कार्यकाल है पूरे मतलब ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में जो ये थे दूसरे कमिश्नर। और यहीं से हमारे वास्तविक जो आधुनिक इतिहास उत्तराखंड का शुरू होता है, एक तरह से यहीं से शुरू होता है। तो 1823 में क्या करा इन्होंने, जो ट्रेल थे इनका, तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं, जैसे ही मतलब गार्डनर को कमिश्नर बनाया था 1815 में, उसके 2 महीने बाद ही ट्रेल को क्या किया गया, गार्डनर का सहायक के रूप में, मतलब गार्डनर कमिश्नर के बाद ट्रेल को उनके सहायक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था उत्तराखंड में। ट्रेल ने क्या किया 1823 में, जो ट्रेल थे यह इन्होंने क्या किया, मतलब जैसे ही यह कमिश्नर बने यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र के, तो इन्होंने 1823 में स्थानीय परंपराओं का ध्यान रखा। स्थानीय परंपराओं के हिसाब से यहाँ क्या करा, 1823 में कुमाऊं यहाँ को मतलब 26 परगनों में कुमाऊं को बांट दिया। कितने, 1823 में 26 परगनों में कुमाऊं को बांटा। प्रश्न पूछा जा सकता है किस कमिश्नर ने कुमाऊं को 1823 में 26 परगनों में बांट दिया था, तो वह कौन थे, वह ट्रेल थे। यह ध्यान रखेगा, यह कमिश्नर ट्रेल थे, दूसरे कमिश्नर 26 परगनों में बांट दिया था इन्होंने। इसके बाद देखते हैं इन्होंने दूसरा कार्य क्या किया, इन्होंने दूसरा कार्य किया कि मतलब इन्होंने विभक्त किया और 1823 में, तो 1823 में 26 परगनों में इसको बांट दिया। और 1823 में ही इन्होंने क्या किया, राजस्व ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन किया। जो राजस्व ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन, मतलब जो राजस्व बंदोबस्त, मतलब राजस्व ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन, जो मतलब राज्य में ज़मीन थी उनकी सीमाओं का इन्होंने एक अभिलेखन किया, मतलब उनका एक तरह से दस्तावेज़ तैयार किए ट्रेल ने। यहाँ पर ट्रेल ने इन्होंने क्या किया, राजस्व ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन किया। तो प्रश्न आ सकता है किसने राजस्व ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन किया, तो यह कौन थे, ट्रेल थे। आगे देखते हैं, जो यह इन्होंने राजस्व ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन किया था, इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इन्होंने जो किया था 80 साला बंदोबस्त 1823 में किया था, ध्यान रखिएगा। 80 साला बंदोबस्त इसका नाम था। 26 परगनों में विभाजित किया। उसके बाद यह राजस्व ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन किया। यह आपको याद होना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी को 80 साला बंदोबस्त आज भी कहा जाता है। आज भी इसको क्या कहा जाता है, 80 साला बंदोबस्त के नाम से यह आज भी जाना जाता है। और पहली बार क्या हुआ जब इन्होंने यह किया, तो पहली बार इतिहास में कुमाऊं के जो यह 80 साला बंदोबस्त या राजस्व ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन उन्होंने किया, पहली बार जो यहाँ सीमाओं का जो मतलब जो गाँव के जो लोग थे, पहली बार जो यहाँ के लोग थे उन्होंने उन लोगों को अपने गांव की सीमाओं के बारे में पता चला। इस जो इन्होंने सीमाओं का अभिलेखन किया उससे उन्हें यहाँ के लोगों को जानकारी हुई, किसकी, भूमि, वन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की पहली बार लोगों को जानकारी हुई कुमाऊं के इतिहास में। आगे देखते हैं, 1819 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेल ने ही 9 पटवारियों का पद सृजित किए। 9 पटवारियों के पदों को सृजित किया। 1819 में 9 पटवारियों के पदों को इन्होंने सृजित किया। 1825 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 17 हो गई। फिर 1830 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 63 हो गई। तो 1819 में 9 पटवारियों का पद इन्होंने सृजित किया था। और उसके बाद 1825 में 17 हो गई, 1830 में यह 63 हो गई थी। महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जा सकता है कि पटवारियों की संख्या मतलब 1819 में कितनी थी, 1825 में कितनी थी, 1830 में कितनी थी। कुमाऊं जो यहाँ कमिश्नरी में, तो यह कितनी थे, 63 1830 में हो गए थे। जैसा हम जानते हैं कि ट्रेल का कार्यकाल क्या था, तो ट्रेल का कार्यकाल 1817 जुलाई 1817 से कितना था, 1835 तक था, अक्टूबर 1835 तक। तो 1800 इनके कार्यकाल में रहते ही इन्होंने पद सृजित किया। 9 थे, फिर 17 हुए, फिर 63 हो गए थे।
थोड़ा सा एक यहाँ पे नोट है, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। चंद और परमार राजाओं के काल में कानूनगो पद सृजित किया गया था। यह भी जो कानूनगो का जो पद था, यह भी क्या चंद और परमार जो राजा थे यहाँ पर, उनके काल में भी यह कानूनगो पद सृजित किया गया था। लेकिन यह कानूनगो पद कैसा था? वंशानुगत था। मतलब यहाँ पर जैसे पिता कानूनगो है तो उनका बेटा ही क्या करता था? आरक्षित था एक तरह से, मतलब उनका पुत्र ही क्या बनेगा? कानूनगो बनेगा। यह चंद और परमार राजाओं के टाइम में भी कानूनगो पद यहाँ पर सृजित किया गया था। आगे देखते हैं, मतलब इस तरह से था। तो आगे देखते हैं, पटवारी जो था, पटवारियों की जो इन्होंने नियुक्ति की थी, यह हमने यहाँ पर जाना। देखिए आप, पटवारियों 1819 में इन्होंने पटवारियों का जो पद सृजित किया था, तो पटवारियों को हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो और इनके क्या क्या कार्य थे, यह किस किस तरह के कार्य करते थे, यह सब हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो पटवारी थे, यह एक कार्य क्या देखते थे? लगान का कार्य देखते थे। जो पटवारी थे लगान का कार्य देखते थे। तो यह पटवारी जो क्या करते थे? लगान का कार्य भी देखा करते थे। मतलब लगान वसूलना, ये वसूलने का कार्य यह करते थे। और इसके अलावा लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो जाए तो उसका निपटारा करते थे। पटवारी ही क्या करते थे? उसका निपटारा करते थे। मतलब उसका स्थानीय स्तर पर निपटारा करते थे, आपस में बातचीत करके सुलह समझौता करते थे। अगर किसी वजह से वह नहीं हो पाया सुलह समझौता, तो वह क्या करते थे? इस विवादित परिस्थिति में, मतलब सदर कचहरी, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, सदर कचहरी किसको देते थे? सदर कचहरी को सूचना देते। लड़ाई झगड़े का जब स्थानीय स्तर पर निपटारा करने की पटवारी कोशिश करते थे, नहीं होने पर सदर कचहरी को सूचना देते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दुर्घटना या किसी ने आत्महत्या कर ली, दुर्घटना आत्महत्या की कंडीशन में यह तहसीलदार को सूचना देते थे। पटवारी लगान लेते थे, लड़ाई झगड़े का स्थानीय स्तर पर निपटारा करते, नहीं होने पर किसको? सदर कचहरी को सूचना देते थे। तीसरा, दुर्घटना या आत्महत्या की कंडीशन में तहसीलदार को सूचना देते थे। इसके अलावा यह पुलिस का कार्य भी करते थे। यह क्या क्या करते थे? पुलिस का कार्य भी करते थे। और इस पुलिस को क्या कहा जाता था? रिवेन्यू पुलिस कहा जाता था। रिवेन्यू पुलिस कहा जाता था इस पुलिस को। तो यही रिवेन्यू पुलिस, पटवारी, इनको संज्ञा दी गई थी रिवेन्यू पुलिस की। तो इनको विशेष अधिकार दिए गए थे कुछ। देखिए इतने तरह के इनके अधिकार थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेंस का एग्जाम होता है वहाँ पे भी लिखने के लिए आता है पीसीएस का, तो इस तरह से हम पटवारी की विशेषताओं को वहाँ पर लिख सकते हैं। तो काफ़ी यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी। तो रिवेन्यू का भी कार्य करते थे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज भी संपूर्ण भारत में इस व्यवस्था को उत्तराखंड की विशेषता के रूप में जाना जाता है। जो पटवारी वाली यह व्यवस्था है, संपूर्ण भारत में उत्तराखंड की यह एक विशिष्ट विशेषता है। संपूर्ण भारत में इसे उत्तराखंड की विशिष्ट विशेषता के रूप में जाना जाता है उत्तराखंड की। आगे देखते हैं, इन्होंने कुछ दीवानी और राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किए थे। ध्यान रखिएगा, दीवानी राजस्व व्यवस्था में इन्होंने सुधार किए थे। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यह याद होनी चाहिए। इन्होंने दीवानी राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किए थे। सबसे पहले इन्हीं के समय से दीवानी और राजस्व व्यवस्था में सुधार होने चालू हुए थे, तो इसलिए पता होना चाहिए, प्रथम इन्होंने ही किया था। इसके अलावा उन्होंने भारत तिब्बत व्यापार को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने भारत तिब्बत व्यापार को प्रोत्साहन दिया तथा उसको मतलब व्यापार को अनुकूल बनाने के प्रयास किए। अनुकूल मतलब भारतीयों के अनुकूल बनाने के प्रयास किए। तिब्बत से ज़्यादा भारत को फ़ायदा हो, तो ऐसे अनुकूल बनाने का प्रयास किए, मतलब इसको प्रोत्साहन दिया। और जो केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग था, केदारनाथ बद्रीनाथ जो है मार्ग था, यह पौड़ी श्रीनगर से होकर के जो केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग जाता था, उसके निर्माण को इन्होंने कई चरणों में पूरा किया। उसका कई चरणों में इन्होंने निर्माण किया और इससे क्या हुआ? पर्यटन को बढ़ावा मिला। तो इन दोनों चीज़ों को समझिएगा, इन्होंने भारत तिब्बत व्यापार को प्रोत्साहन दिया पहला, दूसरा इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया। और पर्यटन को इन्होंने बढ़ावा कैसे दिया? केदारनाथ पौड़ी श्रीनगर से जो केदारनाथ बद्रीनाथ को जो मार्ग जाता था, उस मार्ग के निर्माण में इन्होंने क्या करी? एक तरह से मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रुचि ली। इस मार्ग, केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग के निर्माण में इन्होंने बहुत ज़्यादा रुचि ली और इस वजह से इन्हें क्या कहा गया? बहुत ज़्यादा इनके मतलब रुचि लेने से केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर का जो मार्ग था उसके निर्माण में बहुत ज़्यादा रुचि लेने की वजह से इन पर आरोप लगाए गए कि ईसाई होकर यह हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा इनके साथियों ने ही इनके ऊपर आरोप लगाया। यह तो प्रश्न आ सकता है, किस कमिश्नर पर ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा था? तो यह ट्रेल थे। अब एक चीज़ और समझिएगा, भारत तिब्बत व्यापार को प्रोत्साहन क्यों दे रहे थे और केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर को इतनी रुचि इस मार्ग के निर्माण में क्यों ले रहे थे? पर्यटन को मतलब क्यों बढ़ावा दे रहे? इसके पीछे कारण यह था कि जो कृषकों की जो उपज थी,
कृषकों की उपज थी उसको अधिक से अधिक मूल्य दिलवाना चाहते थे यह। मतलब लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो वह उससे क्या होगा, कृषकों की जो उपज है, अनाज जो उपजाते हैं उसको ज़्यादा मूल्य मिलेगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, चहल पहल ज़्यादा रहेगी तो लोग उसको खरीदेंगे। और तिब्बत व्यापार को प्रोत्साहन बढ़ावा देंगे तो कृषक उपज जो अनाज थे उनकी उपज थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल सके, इसलिए इन्होंने ये कार्य कर रहे थे। भारत तिब्बत व्यापार को प्रोत्साहन दे रहे थे। केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग जो था इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग का निर्माण भी इन्होंने कई चरणों में इन्होंने निर्माण किया गया, इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने ही किया था। यह भी प्रश्न आ सकता है। और कृषक उपज को बढ़ावा देने के लिए कौन प्रोत्साहन, कई तरह के प्रश्न एक ही इस फैक्टर से पूछे बन सकते हैं। आगे देखते हैं 1829-30 में इन्हें सस्पेंशन पुलों का निर्माण किया। मतलब नदियों पर 1829-30 में इन्होंने सस्पेंशन पुल, लोहे के जो सस्पेंशन पुल होते थे, आज भी आपने देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में लोहे के पुल बने होते हैं सस्पेंशन, तो उन पुलों के निर्माण का इन्होंने क्या किया, इन्होंने निर्माण किया। आगे देखते हैं, देखिए अल्मोड़ा और पौड़ी में, अल्मोड़ा में 1816 में जेल बनाई गई थी। अल्मोड़ा में 1816 तथा पौड़ी में ट्रेल के कार्यकाल में अपराध को कम करने के लिए, मतलब ट्रेल के कार्यकाल में अपराध को कम करने के लिए अल्मोड़ा में 1816 में। लेकिन ट्रेल का कार्यकाल कब से शुरू होता है, 1817 से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ट्रेल के कार्यकाल में अपराधों को कम करने के लिए अल्मोड़ा, अब तो ट्रेल क्या थे उस समय पे, गार्डनर के जो पहले कमिश्नर गार्डनर थे तो उनके सहायक थे, तो कहा जा सकता है कि ट्रेल ने ही मतलब एक प्रकार से अल्मोड़ा में 1816 में और पौड़ी में 1816 में वहाँ पर जेल बनाई थी अपराधों को कम करने के लिए। और यह क्या होता है, पौड़ी में तो फिर इनका कार्यकाल ही था 1817 के बाद से, तो 1821 में इन्होंने पौड़ी में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, पहली जेल का निर्माण 1816 में अल्मोड़ा में किया गया, दूसरी जेल 1821 में कहाँ की गई, पौड़ी में की गई 1821 में। और जो यह अल्मोड़ा में जेल थी इसका जो मतलब यह जेलों का निर्माण अपराध को कम करने के लिए किया गया था। यह किसके कार्यकाल में की गई थी, ट्रेल के कार्यकाल में की गई थी। यह बहुत सारे तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा। और जो इन जेलों में जो कैदी होते थे उनका जिनका अपराध सिद्ध हो जाता था, मतलब वो दोषी सिद्ध हो गए कि इसने अपराध किए हैं, तो उनसे सड़क निर्माण का कार्य किया रहा जाता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इन कैदियों से सड़क निर्माण का कार्य कराया जाता था जगह जगह। आगे देखते हैं, एक तथ्य और है यहाँ पर, यह इनके कार्यकाल से संबंधित वैसे नहीं है, गार्डनर से संबंधित है। तो 1815 में अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था स्थापित हो गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाक व्यवस्था उत्तराखंड में कब स्थापित हो गई थी, 1815 में, और किस किस के बीच में, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में स्थापित हो गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक यहाँ पर देख सकते हैं आप, डबल लाख व्यवस्था लिखा हुआ है, 1824 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1824 में, और यह ट्रेल ने इसकी शुरुआत करी थी। तो यह क्या थी डबल लाख व्यवस्था, एक तरह से जो सरकारी खजाना हुआ करता था उसको, उसकी जो चाबी होती थी वह दो जगह रहती थी। जो उसकी चाबी, डबल लाख व्यवस्था मतलब उसकी जो चाबी होती थी दो लोगों के पास रहती थी सरकारी खजाने की। एक किसके पास रहती थी, कलेक्टर के पास रहती थी, दूसरी ट्रेजरर जो होता था उसके पास रहती थी, मतलब दो लोगों के पास। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ट्रेल ने डबल लाख व्यवस्था शुरू करी और इसमें सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए चाबी जो होती थी दो लोगों के पास रहती, कलेक्टर और ट्रेजरर के पास रहती थी। ट्रेल ने यह व्यवस्था शुरू करी थी 1824 में। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था। आगे देखते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में ट्रेल ने मतलब जो कार्य किया था वह क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1833 में अल्मोड़ा में इन्होंने देशी चिकित्सक की नियुक्ति करी थी। तो यह मालूम होना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में मतलब अल्मोड़ा में 1833 में देशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका मतलब कार्यकाल में सर्वप्रथम, मतलब ट्रेल ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य किया और ट्रेल के और तथा उनके कार्यकाल में सर्वप्रथम 1833 में अल्मोड़ा में देशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए थे। यह डेट भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 दिसंबर ना भी याद रखें तो आप दिसंबर 1835 आपको ज़रूर याद रखना होगा। इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि यह प्रारंभ के कमिश्नर हैं, इन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे कार्य किए हैं, तो यह डेट पूछने की संभावना बनी रहती है। आगे है, ट्रेल के बाद किससे बनाया गया था, ट्रेल के बाद जो कमिश्नर बने थे मोस्ले स्मिथ बने थे। लेकिन ध्यान रखिएगा यह एक स्थानापन्न थे, थोड़े समय रहे, मतलब एकदम से जो कमिश्नर नहीं आया तो कमिश्नर की जगह पर एक बार कार्य संभालने वाले थोड़े दिन के लिए जो बने थे वो कमिश्नर मोस्ले स्मिथ थे। तो इसलिए इनको एक क्या बोला जाता है, स्थानापन्न कमिश्नर बोला जाता है या कार्यभार मतलब संभालना वाला बोला जाता है। तो इनका नाम एक तरह से छोटा सा इनका कार्यकाल था, तो इनको ज़्यादा यहाँ पर इनका कोई नहीं। स्थानापन्न ट्रेल के बाद कौन बनते, मोस्ले स्मिथ। तो इसके बाद पहले कमिश्नर हमारे गार्डनर हो गए, दूसरे ट्रेल। तो तीसरे कमिश्नर जो एक मतलब नियमित रूप से यहाँ पे नियुक्त किए थे वो कौन थे, कर्नल जॉर्ज गोवान। तो इनको नियुक्त किया गया था
तो इनके बारे में ज़्यादा इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, तो लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्नल जॉर्ज गोबान, इनका कार्यकाल 1836 से 38 था। 1836 से 38 था, 30 से कमिश्नर थे। लेकिन यह क्या थे, एक तरह से अनुभवहीन और व्यावहारिक आदमी नहीं थे। व्यवहार में मतलब आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल आदमी नहीं थे, और क्या थे, अनुभवहीन थे। इसलिए लोगों ने इनकी मतलब तो लोगों ने नहीं, उस समय के जो और इनके साथ के अधिकारी थे, इन्होंने इनकी शिकायतें करी, और इनकी शिकायतें कहाँ पहुँची, सरकार तक पहुँची। मतलब जो EIG की सरकार थी वहाँ तक पहुँची, और इन्हें 1838 में पद से हटा दिया गया। 1838 में इनको हटाया गया। तो इसके बाद कौन बने चौथे कमिश्नर, जॉर्ज लूशिंगटन। तो ध्यान रखिएगा, चौथे कमिश्नर कौन बने, जॉर्ज लूशिंगटन। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, पहले कमिश्नर कौन थे, 1815 में कौन बने थे, E गार्डनर। 1816 में 17 में कौन बने थे, 1817 में अगर हम देखते हैं तो कौन बने थे, ट्रेल बने थे। फिर वो कब तक रहे, ट्रेल 1836 तक रहे। 1836 में जब रिटायर हो गए तो तीसरे कौन बने, तो उसके बाद थोड़े समय के लिए कौन बने, मोस्ले स्मिथ बने। मोस्ले स्मिथ के बाद थोड़े समय उसके बाद कौन बने थे, 1836 से 38 तक जॉर्ज गोबान। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जॉर्ज लूशिंगटन 1838 में बने थे। तो जॉर्ज लूशिंगटन अपनी मृत्यु तक पद पर बने रहे, चौथे कमिश्नर थे। तो ये अपनी मृत्यु तक पद पर बने रहे। तो जॉर्ज लूशिंगटन 1838 में बने, मृत्यु तक 1848 में नैनीताल में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। यह ध्यान रखिएगा, मृत्यु तक 1838 से 1848 तक यह नैनीताल मतलब यहाँ पर कमिश्नर बने रहे अपनी मृत्यु तक। नैनीताल में ही इनकी मृत्यु हुई, अपने पद पर बने रहे। तो इनके कार्यकाल में जो यह लूशिंगटन थे, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इनके कार्यकाल में हुई थी। जैसे क्या, नैनीताल का नगरीकरण इनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट एक्स 1842 में पारित हुआ है। 10 भी बोल सकते हैं, तो रोमन नंबर है यह। तो एक्ट 10 1842 में इनके कार्यकाल में पारित हुआ था। तो नैनीताल नगर पालिका नैनीताल का नगरीकरण किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, लूशिंगटन के कार्यकाल में शुरू हुआ। इनका कार्यकाल क्या था, 1838 से 1848 तक। ये अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो नैनीताल नगर पालिका का नगरीकरण प्रारंभ हुआ। नैनीताल नगर पालिका के गठन हेतु एक्ट एक्ट 1842 में इनके समय में ही पारित हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह तथ्य भी। तो जो नैनीताल नगर पालिका का गठन हेतु एक्ट 10 1842 में पारित हुआ था। तो 1845 में क्या हुआ, ये कब हुआ, 1842 में तो एक्ट पारित हुआ है। उसके बाद 1845 में अभी गठन हेतु मतलब कोई वो चालू नहीं हुआ है गठन, एक्ट केवल पारित होता है। 1845 में नैनीताल नगर पालिका के प्रथम बाईलाज का अनुमोदन हुआ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस तरह से पहले आ भी चुका है PCS के एग्जाम में। तो ये प्रश्न क्या आया हुआ है कि नैनीताल नगर पालिका के प्रथम बाईलाज का अनुमोदन कब हुआ, तो 1845 में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ था, यह लूशिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में, जो लूशिंगटन थे उनके कार्यकाल में इसका क्या हुआ, जॉर्ज थॉमस लूशिंगटन इनका पूरा नाम था। इनके कार्यकाल में इसका प्रथम लाज का अनुमोदन हुआ था नगर पालिका के। इसके बाद 1845 में ही इनके कार्यकाल में ही क्या हुआ, नैनीताल खैरना जो मार्ग है उसका निर्माण प्रारंभ हुआ। नैनीताल और खैरना के बीच में जो निर्माण कार्य था 1845 में एक मतलब नैनीताल मार्ग का कार्य प्रारंभ किया गया इनके कार्यकाल में। 1848 में बागेश्वर में जो गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण भी इन्होंने ही निर्माण किया गया, इनके द्वारा ही करवाया गया था इसका निर्माण। तो 1845 में नैनीताल खैरना मार्ग का इनके कार्यकाल में निर्माण प्रारंभ किया गया। 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग, जो किसने रुचि ली थी इस मार्ग पर सबसे ज़्यादा, कौन थे वह थे ट्रेल। तो उन्होंने रुचि ली थी और इस मार्ग का निर्माण कई चरणों में पूरा किया उन्होंने। तो यह इन्होंने क्या किया, लूशिंगटन ने, जो लूशिंगटन थे इनका जॉर्ज थॉमस लूशिंगटन, इन्होंने क्या 1840 में यहाँ पे स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति करी थी। स्वदेशी चिकित्सक की इन्होंने नियुक्ति करी। उसके बाद अक्टूबर 1847 में नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति करी। चिकित्सा के क्षेत्र के कार्य हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1800 प्रश्न पूछा जा सकता है, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर किसने स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति करी थी, तो कौन थे, जॉर्ज थॉमस लूशिंगटन थे। कब की गई थी, 1840 में की गई थी। कि आप प्रश्न किस मार्ग पर की गई थी, तो बद्रीनाथ केदार। कई तरह के प्रश्न आप बन सकते हैं, आप भी जानते ही हैं। तो 1847 में नैनीताल में इन्होंने असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की थी। आगे देखते हैं अगला कार्य इन्होंने क्या किया। अगला कार्य इन्होंने ये किया कि मार्च 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की, मतलब 1848 में यह इनके कार्यकाल का आखिरी वर्ष था। 1838 से 48 तक जॉर्ज थॉमस लूशिंगटन थे। तो मार्च 1848 में इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की इन्होंने स्थापना करी थी। किसमें, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना करी थी इन्होंने, और यहीं पर अल्मोड़ा में एक औषधालय का भी इन्होंने क्या करी थी, स्थापना करी थी। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, नैनीताल में ही अपने पद पर रहते ही 1848 में, अक्टूबर 1848 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद कौन बने, इनके बाद जॉन हैरिट बैटन कौन बने, कमिश्नर बने। एक तरह से ये कौन से हो गए, 5वें हो गए। तो जॉन हैरिट बैटन जब बने थे तो कुमाऊं कमिश्नर इनको नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 1848 से 56 था। ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णकाल कहा जाता है इनके काल को। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आता है ब्रिटिश किस कमिश्नर के काल को ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वह जॉन हैरिट बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। यह ध्यान मत सोचिएगा कि हेनरी रैमजे, ज़्यादातर हमारे दिमाग में वही आता है। तो ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णकाल किसका, जॉन हैरिट बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। 1848 से 56 तक यह क्या थे, कमिश्नर कुमाऊं के थे। तो हैरिट बैटन को कुमाऊं कमिश्नर जब नियुक्त किया गया तो इससे पहले यह इन्होंने कहाँ कार्य किया था, यह भी जान लीजिए। इन्होंने ब्रिटिश मतलब 1836 से 48 तक गोवान के सहायक के रूप में काम किया था। गोवान आप जानते हैं, उनको उनके अयोग्यता, अनुभवहीनता, अव्यावहारिकता के कारण हटा दिया था। जॉर्ज गोवान को हटा दिया गया था 38 में, तो उनके सहायक थे। उसके बाद इन्होंने जो इनसे पहले वाले अभी हमने कमिश्नर पढ़े, जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन, उनके अंतर्गत मतलब उनके साथ मतलब 12 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, इसके स्वर्णकाल कहा जा रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके साथ यह भी इनकी एक अच्छी किस्मत थी कि इनके साथ इतने अच्छे मतलब कमिश्नर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर इनके सहायक थे। मतलब वो कौन कौन थे, जैसे स्ट्रेची, इनका पूरा नाम था स्ट्रेची। इनके मतलब ये क्या थे, इनके साथ जो थे मतलब इनके साथ जो थे कौन, इन्हें जॉन स्ट्रेची और हेनरी रैमजे जैसे जो क्या थे, ये जो हैरिट बैटन थे इनके साथ जॉन स्ट्रेची और हेनरी रैमजे जैसे असिस्टेंट कमिश्नरों का इनको सहयोग प्राप्त हुआ। किसके, मतलब जॉन हैरिट बैटन को किसका सहयोग प्राप्त हुआ, जॉन स्ट्रेची और हेनरी रैमजे जैसे असिस्टेंट कमिश्नरों का सहयोग प्राप्त हुआ था। यह इतने योग्य व्यक्ति थे दोनों। जॉन स्ट्रेची जो असिस्टेंट कमिश्नर में थे, भारत में गवर्नर जनरल काउंसिल जो पूरे भारत पर शासन को देखती थी, उसके यह सदस्य बने। और हेनरी रैमजे को आप जानते ही हैं, इन्होंने 28 वर्ष, इनके बाद यही बने थे। जो इनका कार्यकाल था क्या, जॉन हैरिट बैटन का 1848 से 56 तक, तो इसके बाद 1856 से 84 तक 28 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद इन्होंने इतने योग्य असिस्टेंट कमिश्नरों का इनको क्या मिला, सहयोग प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं खसरा सर्वेक्षण। यह देखिए, इन्हीं के जॉन हैरिट बैटन के कार्यकाल में खसरा सर्वेक्षण किया गया था। तो खसरा सर्वेक्षण मतलब जो इन्होंने मतलब नया राजस्व बंदोबस्त इनके कार्यकाल में हुआ। इसी अनेक सुधारात्मक इन्होंने कार्य किए, उसी में क्या हुआ, नया राजस्व बंदोबस्त जिसकी इन्होंने किया, जिसकी नया राजस्व बंदोबस्त इनके कार्य की जिसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, खसरा सर्वेक्षण थी। इनकी खसरा सर्वेक्षण इनके कार्यकाल में किया गया था। राजस्व बंदोबस्त में खसरा सर्वेक्षण इसकी प्रमुख विशेषता थी जो इनके कार्यकाल में बंदोबस्त किया गया। इसके बाद दूसरा इन्होंने क्या किया था, प्रशिक्षित पटवारी रखे थे। तो हम जानते हैं पटवारियों की शुरुआत 1819 में किसने करी थी, तो पटवारियों की शुरुआत ट्रेल ने करी थी। शुरू में 9 थे, उसके बाद 1825 में 17 हो गए, 1830 में 63 हो गए थे। तो वो जो पटवारी रखे गए थे, इन्होंने क्या करी, उन्हीं पटवारियों में प्रशिक्षित और योग्य पटवारियों की भर्ती की इन्होंने क्या करा, एक तरह से शुरुआत करी, यहाँ पर शुरुआत करी थी। इसके बाद 1848 तक, ध्यान रखिएगा, 1848 तक गढ़वाल में एक चिकित्सक था। फरवरी 1800, यदि प्रश्न आ सकता है 1848 तक गढ़वाल में कितने चिकित्सक थे, तो एक ही चिकित्सक था। तो फरवरी 1849 में इन्होंने एक और मतलब नियुक्ति की गई। फरवरी 1849 में इन्होंने एक चिकित्सक की वहाँ और नियुक्ति करी। इसके बाद आगे देखते हैं 1849 में जो अल्मोड़ा दवाखाना था, 1849 में जो अल्मोड़ा में दवाखाना था, ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा में जो दवाखाना था, ये वाला तथ्य हम पढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा में जो दवाखाना खोला गया था, किसने खोला, औषधालय था, मतलब जो किसने खोला था, वो औषधालय जो था किसने खोला था, वो जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन ने खोला था 1848 में। क्या, एक तो उन्होंने डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना करी 1848 में, तथा 1848 में अल्मोड़ा में औषधालय खोला, दवाखाना खोला। तो
जो यह खोला गया था उसकी 2 शाखाएं इन्होंने खोली। इसी अल्मोड़ा दवाखाने की 2 शाखाएं, पिथौरागढ़ और लोहाघाट शाखा इन्होंने इसकी खोली थी। एक पिथौरागढ़ में, एक लोहाघाट में, 2 शाखाएं इसकी खोली थी। और एक तथ्य है यहाँ पे तुलाराम शाह, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो अल्मोड़ा में दवाखाना चार्ल्स टॉमस लूशिंगटन ने खोला था 1848 में, इसको लगातार क्या करते थे, दान दिया करते थे। मतलब इसको लगातार दान दिया करते थे। इसके किसके लिए, मतलब यह सक्रिय रूप से चलता रहे और मतलब दवाखाने को लगातार, यह खजांची थे। कौन, ये तुलाराम शाह क्या थे, खजांची थे। और यह क्या करते थे, नियमित रूप से इसको चंदा दिया करते थे, इसके नियमित मतलब इसके चलने के लिए। तो 1849 में अल्मोड़ा दवाखाना की 2 शाखाएं और खोल दी गई थी। किसके, इन्हीं के द्वारा, हैलिट बैटन के द्वारा। पिथौरागढ़ में और लोहाघाट में 2 शाखाएं खोल दी गई थी। इसी दवाखाने को खजांची तुलाराम शाह नियमित रूप से चंदा दिया करते थे इसके सही संचालन के लिए। आगे देखते हैं, अल्मोड़ा से कमिश्नरी नैनीताल, इन्हीं के कार्यकाल में, जॉन हैलिट बैटन के कार्यकाल में ही अल्मोड़ा से कमिश्नरी नैनीताल अक्टूबर 1855 में स्थानांतरित कर दी गई थी। प्रश्न आ सकता है कि कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित की गई थी, पहले अल्मोड़ा में थी। तो यह जॉन हैलिट बैटन के कार्यकाल में जो कमिश्नर थे, अक्टूबर 1845 में अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित करी थी। इनके जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, जैसा कि हमने चर्चा करी, 2 थे। कौन, हेनरी रैमजे और असिस्टेंट जॉन स्ट्रेची। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो स्ट्रेची थे, इन्होंने क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है, इन्होंने गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल बनाया। किसने बनाया था, यह जॉन हैलिट बैटन ने नहीं बनाया। उनके अंतर्गत कार्य करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जॉन स्ट्रेची थे, जो बाद में गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी बने भारत की। तो उसमें मतलब इन्होंने क्या करा, जॉन असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची ने गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल बनाया था। सस्पेंशन पुल बनाया। इसकी लागत कितनी थी, कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 17,078 रुपये। तो यह बनकर 1853 में पूर्ण हुआ। कब, 1853 में यह बनकर पूर्ण हुआ। तो और इसमें जो पुल बनाया था, इसमें चंदे की जो राशि थी 17,078 में से 9,856 रुपये चंदे की राशि थी। गढ़वाल का लोहे का जो प्रथम सस्पेंशन पुल बना 17,078 रुपये की लागत से बना, 1853 में बन के पूर्ण हुआ। चंदे की राशि 9,856 रुपये थी। आगे देखते हैं, और चाय ढुलाई हेतु यही असिस्टेंट कमिश्नर जो जॉन स्ट्रेची थे, इन्होंने क्या करा, 1855 में धनराशि आवंटित करी मार्गों के निर्माण के लिए। कई मतलब चाय ढुलाई हेतु, चाय का यहाँ से निर्यात किया जाता था भारत से, तो और हमारे उत्तराखंड से भी निर्यात किया जाता। तो इन्होंने क्या करा, जॉन स्ट्रेची ने क्या करा, इसके लिए भी धनराशि मतलब आवंटित करी, मतलब धनराशि आवंटित करी चाय ढुलाई हेतु मार्गों के लिए 1855 में। और यह मार्ग कौन कौन से थे, उनके नाम भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चाहें तो आप उसे इसी के, जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो उसके बगल में नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने क्या करा, मार्ग निर्माण मतलब हेतु जो यह थे जॉन स्ट्रेची, इन्होंने अल्मोड़ा, हवालबाग, कत्यूर, बागेश्वर, रामगंगा, गढ़ाई बागेश्वर तथा श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार मार्गों के लिए 1855 में धनराशि आवंटित करी। प्रश्न ऐसा आ सकता है, चाय ढुलाई हेतु मार्गों के लिए किसने धनराशि आवंटित करी, तो कौन थे, जो जॉन हैलिट बैटन थे, उनके अंतर्गत कार्य करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जॉन स्ट्रेची थे, इन्होंने 1855 में धनराशि आवंटित करी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे के कमिश्नरों को देखेंगे। इस क्लास को आप जरूर नोट करिएगा। इसके बाद इन्हीं क्लासों की हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास भी चलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।